अपने पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को लेकर हम लापरवाह हैं, ये बार बार साफ सामने आता है कि पर्यावरण की जैसे हमें कोई फिक्र है ही नहीं। और पूरी दुनिया के सामने गर्म होती धरती यानी ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसके बावजूद पर्यावरण को लेकर हम बेफिक्र रहते हैं, जबकि आए दिन मौसम का मिजाज बिगड़ते हुए हम देख रहे हैं। इस साल सर्दियां ही आप देखिए कितनी देरी से आ रही हैं। गर्मियों में गर्मी अति पड़ने लग गई है। सूखे के हालात हर साल बड़े इलाके को अपने आगोश में ले रहे हैं। बरसात के दिनों में कई बार बारिश का इंतजार ही रह जाता है और कभी बारिश होती है तो हम ये देखते हैं कि कम जगह पर अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, अतिवृष्टि हो गई, जो तमाम इंतजामों को उखाड़ फेंकती है। जन धन की अरबों रुपए की हानि हम कुछ ही घंटों में होते हुए देखते हैं। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, ये जानते हैं हम। समुद्र का जल स्तर इससे बढ़ रहा है। द्वीपों पर बसे कई देशों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ गई है। कभी नदियों में पानी बहुत घट जाता है, कभी वो इतनी विकराल हो जाती हैं अचानक कुछ ही देर में कि तटीय इलाकों को बहा ले जाती हैं। ये सब बातें डराती हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि हमें कुछ खास चिंता है। वैसे इससे निपटने के लिए दुनिया भर में कोशिशें होती हैं। इसी से निपटने के लिए दुनिया के सभी देश हर साल किसी एक जगह जमा होते हैं, ये माथापच्ची करने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटा जाए। इस साल ये बैठक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP28 के नाम से। इसके तहत करीब 200 देशों के प्रतिनिधि कई दिन तक एक मसौदे पर एकमत होने की कोशिश करते रहे कि ग्लोबल वार्मिंग को पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री की सीमा के भीतर रखने के लिए क्या किया जाए। लेकिन ये 1.5 डिग्री की सीमा क्या है जिसका अक्सर जिक्र होता है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर दिसंबर 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ, उसमें ये सीमा तय की गई थी कि दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति शुरू होने से ठीक पहले के औसत तापमान से 2 डिग्री कम रहना चाहिए और कोशिश हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। लेकिन इस बार तो आपको याद होगा, इस अगस्त का तापमान ही आप देखें 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को छू चुका था, जिस पर दुनिया भर में चिंता जताई गई। बल्कि इस साल 80 से ज़्यादा दिन ऐसे रहे जब औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जिस तापमान की पेरिस समझौते में बात की है, वो जो एक तरह से हमने अपने लिए एक रेखा बनाई हुई थी, वो कई बार टूट चुकी है। पेरिस समझौते में जिस औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले की बात करते हैं, वो भी समझना जरूरी है कि औसत तापमान किस औद्योगिक क्रांति से पहले की बात करता है। सवाल उठता है कि कौन सा दौर है वो औद्योगिक क्रांति का। IPCC की 5वीं रिपोर्ट में इसे 1850 से 1900 के बीच का दौर माना गया है, यानी धरती का तापमान 50 साल के इस दौर के औसत तापमान से 1.5 डिग्री ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी उस समय जो औसत तापमान था उससे 1.5 डिग्री ऊपर आज का तापमान नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो खतरा ये होगा कि जो नुकसान इससे होगा मौसम के बदलाव की शक्ल में, और उससे जो बाकी नुकसान होंगे उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो सोचिए, वो सीमा तो एक तरह से हमने इसी साल कई बार छू ली। वो क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट कितनी बार आ गई। इस सम्मेलन में जितनी बार भी जायजा लिया गया यानी COP28 में, हर बार यही पता चला कि 1.5 डिग्री का लक्ष्य तेजी से हाथ से निकल रहा है। इसके बावजूद ऐसे अहम मामले में कोई आम सहमति आसानी से नहीं बन पाती, क्योंकि हर देश की अपनी मजबूरी है। यही वजह है कि मसौदे पर एक राय होते होते आखिरी दिन आ गया, तब जाकर एक मसौदे पर मोटी सहमति बनी। हालांकि जानकारों का कहना है कि जो सहमति बनी वो भी काफ़ी नहीं है और उस पर अमल करने का जो रास्ता है वो भी पूरी तरह अभी साफ नहीं है। लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है कि सहमति के इस मसौदे में क्या क्या खास कहा गया है। दुबई में COP28 की इस बैठक को इस मायने में भी यादगार माना जाएगा कि पहली बार ये माना गया कि दुनिया को फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से दूर हटने की ज़रूरत है, फेज आउट करने की ज़रूरत है, ताकि 2050 तक नेट ज़ीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल कर लें। तो इसके लिए फेज डाउन शब्द का इस्तेमाल मसौदे में किया गया। फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ऊर्जा के लिए इनका इस्तेमाल दुनिया में 80% ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार है। पेरिस समझौते में भी इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि फॉसिल फ्यूल्स से कैसे निपटा जाए। इस बार फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को धीरे धीरे खत्म करने की बात तो हुई, लेकिन कोई समय सीमा या लक्ष्य तय नहीं किए गए। कई देश चाहते थे कि फॉसिल फ्यूल को फेज डाउन की जगह फेज आउट
किया जाए, यानी फेज आउट शब्द का इस्तेमाल मसौदे में हो, जिसका मतलब है कि इस तरह आगे बढ़ें कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाए। जो नाराज हो रहे थे देश, उनमें ज़्यादातर विकसित देश थे, क्योंकि वो विकास कर चुके हैं, उनको इतनी ज़रूरत शायद इसकी नहीं है, या फिर उनके पास रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी हो चुकी है। लेकिन विकासशील देश ये खतरा नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्हें अभी काफ़ी काम करना है, काफ़ी विकास करना है, और अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए वो फॉसिल फ्यूल्स पर, यानी कोयले, तेल, गैस पर निर्भर है काफ़ी हद तक। ये भी तय हुआ COP28 में कि दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह से ऊर्जा उत्पादन की क्षमता जो है उसे 3 गुना कर दिया जाए। भारत इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से वैसे बढ़ रहा है। इस नतीजे की पहले से काफ़ी उम्मीद थी कि रिन्यूएबल से जो उत्पादन है वो 3 गुना किया जाएगा और ये मसौदे में रहेगा। इसके अलावा ऊर्जा के इस्तेमाल की जो दक्षता है, इफिशियंसी है, उसको भी 2 गुना करने पर सहमति बनी है। अगर इन 2 कदमों पर ही अमल कर दिया जाए तो आज से लेकर 2030 तक 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा, जो किसी और कोशिश से ज़्यादा कारगर रहेगा। तो इस दिशा में काफ़ी काम होना चाहिए, यानी रिन्यूएबल से उत्पादन भी बढ़े और उसकी इफिशियंसी भी हो। लेकिन फिर वही सवाल है कि इन लक्ष्यों पर आगे बढ़ने का रोड मैप क्या होगा, रास्ता क्या होगा, किस देश की जिम्मेदारी कितनी होगी, तो ये भी अभी पूरी तरह से इसमें तय नहीं हुआ है। एक और मुद्दा है मीथेन उत्सर्जन का। इसमें कटौती पर आम राय भी इस सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार बाकी गैसों पर काबू पाया जाए, उनका उत्सर्जन घटाया जाए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी गैसों को हम देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा जो आगे है वो मीथेन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता रखती है, यानी उससे ज़्यादा खतरनाक है। कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मीथेन का हिस्सा 25% है, लेकिन कई देश मीथेन के मामले में खुलकर आगे नहीं आ रहे, खासतौर पर भारत जैसे देश जो कृषि और मवेशी पालन पर काफ़ी निर्भर है। सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन आपको बता दें कृषि के कामों से होता है या मवेशियों से होता है, और जो भी देश इस पर निर्भर हैं वो आसानी से इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि मीथेन पर इतनी तेज़ी से काबू पाया जाए, जबकि बाकी अभी चीज़ें जो होनी हैं वो बाकी हैं, इसलिए बाकी मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। खास बात यह है कि इस पॉइंट पर भी 2030 के लक्ष्य के हिसाब से आगे का कोई खाका नहीं बना। लॉस एंड डैमेज फंड यानी हानि एवं क्षति निधि बनाने का भी फैसला हुआ। इसके तहत COP28 के पहले ही दिन एक फंड बनाया गया, जिसमें मेजबान संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों ने फंड देने का वादा किया। वैसे ये फंड बनाने का फैसला पिछले साल शर्म अल शेख की कॉन्फ्रेंस में ही हो गया था, लेकिन ये बना नहीं था। इस बार सम्मेलन का अंत होते होते 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि इस फंड में जमा हो चुकी थी। इस पैसे का मकसद ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली आपदाओं से नुकसान झेलने वाले देशों की मदद करना है। गरीब देश भी हर साल ऐसी आपदाओं की बड़ी मार झेलते हैं और जिसके लिए वो अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, तो ये फंड उनके लिए राहत की तरह है। दुबई में हुई COP28 में कमज़ोर और गरीब देशों के लिए ये एक खास फैसला रहा। तो ये तय है कि धरती की आबो हवा में बड़ा बदलाव हो रहा है और हो भी चुका है। एक तरीका तो इसे रोकने का है, और दूसरा ये है कि जो हो गया उसके साथ आप कैसे जिएं या उसे कैसे झेलें। जब भी किसी चीज़ को झेलना मजबूरी हो जाए तो आप फिर उसके अनुकूल खुद को करने की कोशिश भी करते हैं। बदलते पर्यावरण के साथ ये भी एक रणनीति है जिसे अनुकूलन कहते हैं। COP28 में दुनिया भर में अनुकूलन पर जोर दिया गया, जैसे इस तरह के कृषि उत्पादों और अनाजों का उत्पादन किया जाए जिन्हें बदली हुई आबो हवा से नुकसान न हो, जो पानी की कमी को झेल सकें। पानी की कमी दुनिया भर में बढ़ ही रही है, आप देख रहे हैं। तो इस अनुकूलन के लिए एक फ्रेमवर्क को अपनाने की बात हुई है, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? देशों को अपने अपने स्तर से अपने अपने अनुभव और आबो हवा के हिसाब से अनुकूलन करना होगा। ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सिन्हा, जो अब से कुछ देर पहले ही दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस से लौटे हैं भारत, और घर पहुंचते ही हमने उन्हें इस चर्चा के लिए बुला लिया। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। पर्यावरण पर आपकी शानदार रिपोर्ट्स का हम लगातार उन्हें पढ़ते रहते हैं। आप अभी दुबई से लौटे, हमने इस चर्चा में आपको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि ये जो एक बहुत बड़ी कवायद हर साल होती है, दुनिया के 200 देश इसमें हिस्सा लेते हैं, एक आम आदमी के नज़रिए से समझा जाए ये क्या होता है वहाँ पर? दुनिया के आम लोग इस पर क्यों नज़र रखें, उनके लिए क्यों ज़रूरी है, क्या निकलता है वहाँ से उनके लिए? नमस्कार। एक्चुअली देखने से तो ऐसा लगता है कि वो
पता नहीं क्या बातें हो रही हैं और हमारे से उससे संबंधित है या नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं इस तरह की बैठकों में, अ, उसका प्रभाव सीधे न सीधे हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर और बाकी जितने लोग हैं सबके ऊपर ये पड़ता है। क्योंकि अभी आप जैसे बता भी रहे थे कि ये जो सारा जो डिबेट है जलवायु परिवर्तन, ये सीधे सीधे जो है सो हमारे ऊर्जा के स्रोतों से जुड़ा हुआ है। और ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो सीधे सीधे हमारे इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। हम हमारी जो पूरी अर्थ प्रणाली है और जो मीडियम ऑफ प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है, वो उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर उसमें किसी तरह की भी बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, और बदलाव की जरूरत है तभी जो है सो ये जो एमिशंस को हम कर सकेंगे। एमिशन को कम करने के कारण जो बदलाव करने पड़ेंगे हमें, उस बदलाव का असर पड़ेगा हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्शन पर, हमारे जो कंजम्पशन की जो पैटर्न्स हैं उस पर। तो उसका इसीलिए वो जो है सो हम लोगों से एकदम सीधा जुड़ाव है। तो देखने से ये जरूर लगता है कि पता नहीं क्या बातें चल रही हैं, और मतलब हवा में बातें हो रही हैं, और इसका हमारे ऊपर कोई असर है भी या नहीं। लेकिन हर निर्णय वहां जो भी लिया जाए, जैसे अभी आप एग्रीकल्चर की बात बता रहे थे कि वहां जो है सो ये मीथेन का जो है उत्सर्जन जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और अगर उसको किसी तरह से मान लीजिए कि कम करने की जरूरत पड़ी, और देशों पे जो है सो जोर लगाने की जरूरत पड़ी कि ये जो है सो मीथेन का हम उत्सर्जन कम कर सकें, तो उसके लिए जो एग्रीकल्चरल पैटर्न्स है, जो क्रॉप पैटर्न्स हम जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है सो बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। और उसमें बदलाव करने का सीधा सीधा असर हमारे लोगों पर पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत लोगों को, लोगों के प्रभाव की चीज, उनको उनको जो है सो इफेक्ट करता है सभी, वहां जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं। और ये बहुत लंबा एक डायलेमा है देशों के लिए। और इसीलिए इतनी सारी जद्दोजहद होती है कि कैसे लोगों पर इसका जो है सो असर कम किया जाए। और सबसे बड़ा जो डायलेमा है वो ये है कि क्या हम आज के लोगों की जिंदगी बेहतर करें, या हम आगे की जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए धरती को बचा सकें। ये जो ट्रेड ऑफ है आज लोगों की जिंदगी को बेहतर करने की, और उसके बजाय कि हम थोड़ा सा अभी कम करें और फ्यूचर के लिए, आने वाले जनरेशन्स के लिए धरती को बचाए रखें, ये जो डायलेमा है, इसी के ऊपर जो है सो सारी बहस है कि कैसे उसका बैलेंस क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को वैसी ही धरती दी जाए जैसी कि जी हमें या हमसे पहले वाली पीढ़ी को मिली थी, और इसीलिए माथापच्ची हो रही है। इस तरह की जो जी बैठकें होती हैं, ये हर साल जो कॉप की बैठक होती है, लगातार हम खबरें देखते हैं कि इस देश का ये रुख है, इस देश का ये रुख है, विकसित देशों का कुछ और ही कहना है, विकासशील जी देश कुछ और ही कह रहे हैं, और कुछ देश जो बड़े छोटे छोटे द्वीपों में रहते हैं उनको तो लगता है कि उनका अस्तित्व जो है वो संकट में है। तो इस बिल्कुल। वजह से कोई एक जो मसौदा है वो नहीं बन पाता, पहले दिन से तैयारी हो रही होती है और आखिर का दिन आ जाता है। क्या ये खींचतान होती है, किस तरह की खींचतान होती है, क्यों ये खींचतान होती है देशों के बीच में वहाँ? देखिए, हर किसी की पोजीशन बड़ी अलग अलग है। जिस स्थिति में लोग हैं, विकासशील देशों में लोगों लोगों के जो चुनौतियां हैं वो थोड़ी दूसरी हैं। जो विकसित देशों की चुनौतियां हैं वो दूसरी हैं, उनके डिमांड्स दूसरे हैं। जो छोटे छोटे देश हैं उनके डिमांड्स बहुत दूसरे हैं। तो लोग जो हैं, और जो भी वहां, जैसा मैंने कहा, निर्णय जो होते हैं उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। इसलिए सब लोग इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे इस प्रभाव को कम किया जाए, जो हमारे खिलाफ नहीं जाए, या हमारी जो है सो जिंदगी और बदतर ना हो, इम्प्रूव कर सके, थोड़ी बेहतर हो। तो ये तो कंपीटिंग इंटरेस्ट है सबका, जो है सो सबके कॉमन कॉमन इंटरेस्ट ये है कि दुनिया को और ये जो धरती को एक साफ सुथरा जलवायु जो है सो उसका प्रिजर्व किया जाए, ये कॉमन है। लेकिन एट द सेम टाइम जो है सो लोगों के कंपीटिंग इंटरेस्ट भी हैं, जिसमें कि ईंधन के स्रोत जो हैं किस तरह के लगाए जाने चाहिए, कहाँ लगाए जाने चाहिए। और लोग चूंकि अलग अलग
प्रोग्रेशन पर हैं। देश जो है सो उनकी स्थिति अलग अलग है। इसलिए जो है सो एक दूसरे की जो इंटरेस्ट्स हैं वो क्लैश करते हैं। तो हर देश चाहता है कि जो कॉमन गोल है वो तो जरूर उसकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन साथ साथ जो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं उसको भी किस हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसी पर जो है सो आप हर साल देखते हैं। और इसी के कारण चूंकि अब 194 देश हैं, 197 देश इसमें भाग लेते हैं, तो जो निर्णय जो निकल के आता है वो बहुत एम्बिशियस नहीं होता है। वो जो है सो बहुत जिसकी ये कहें कि मतलब निर्णय की जो एम्बिशन होती है वो थोड़ी कम ही होती है, क्योंकि उसको सब सब सारे देशों को एग्री करना होता है। तो ये जरूर है कि जो कॉमन गोल है वो जो है सो अभी थोड़ा मार खा रहा है। वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं और उससे हम काफी पीछे हैं। और लोग जो है सो अभी अपने अपने इंटरेस्ट को किसी तरह से बचा पाने में या कोशिश कर रहे हैं। और उस चक्कर में जो है ये कॉमन गोल जो है पूरी दुनिया का जो गोल है वो थोड़ा सा पीछे छूट जा रहा है। जी। हम जैसे भारत की ही बात करें कि भारत भी अपना एक उसमें एक रुख रखता है जिसमें कि विकसित देशों से अलग होता है, विकासशील देशों के साथ होता है। भारत को विकास भी करना है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी आबादी वाले देश को पर्यावरण भी बचाना है। तो कैसे इन दोनों के बीच में तालमेल भारत करता है इस तरह की बैठकों में? यही मुद्दा सबसे बड़ा है। ये जो डिलेमा जो जिसकी मैंने पहले भी बात की, कि हम अभी जो है सो अपना ग्रोथ करें, हम अपना विकास को बढ़ाएं, उसकी रफ्तार तेज करें। और अगर हम ये करना चाहते हैं आज के दिन में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अभी भी बहुत गरीबों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, उनकी लाइफ को बेहतर करना, उनकी जिंदगी को में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए वही आपको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन की जरूरत है। और उस एनर्जी में इमिशंस होगा। तो ये शॉर्ट टर्म में हमें इमिशंस करना पड़ेगा ताकि हम लोगों की जो है सो जिंदगी को इंप्रूव कर सकें। तो ये अभी की जरूरत है। और जो लॉन्ग टर्म जरूरत है, जो जब जो सबका कॉमन गोल है कि भाई इतना ज्यादा उत्सर्जन ना हो कि धरती बचे ही ना, या इस हाल में बचे कि मतलब आगे की जिंदगी, आगे की पीढ़ियां जो आएंगी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो ये बहुत बड़ा ये जो प्रॉब्लम है इस सारे क्लाइमेट के नेगोशिएशंस में, ये जो है सो कोर मुद्दा है। अब इसमें ये था कि जो लोग ऑलरेडी जो है सो विकसित हो चुके हैं उनको जो है सो अधिकतर भार उनके ऊपर जाना चाहिए। और यही सारा जो है सो अगर आप ये क्लाइमेट के नेगोशिएशंस को देखें तो शुरू से ये जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं और उन्हीं देशों ने जो है सो सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया भी है। तो एक पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के अनुसार भी जिन्होंने ये पोल्यूशन सबसे ज्यादा किया है या जिन्होंने सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया है, हटाने की जिम्मेवारी भी, कम करने की जिम्मेवारी भी उन्हीं पर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये एक मतलब पोल्यूटर्स पे एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है जो कि हर बहुत जगहों में अप्लाई होता है, खास करके एनवायरनमेंट के मामलों में। तो जो जिन्होंने किया है, और वो वही देश हैं जो जिनकी की स्थिति भी अच्छी है, जो कि उत्सर्जन को कम करने की स्थिति में है। इसलिए जो ज्यादा भार है वैसे ही देशों पर होना चाहिए। और ये जो है सो बहुत बढ़िया से एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है क्लाइमेट नेगोशिएशंस में, और ये हर बार लिखा भी जाता है। बस ये है कि इस पर अमल नहीं हो पाता है। तो अगर आप देखें कि जो सबसे ज्यादा विकसित देश और सबसे ज्यादा एमिशन वाले देश जो हैं, क्या उन्होंने अपने जो है सो उत्सर्जन में जितनी जरूरत थी वो उतनी कमी की? वो उन्होंने नहीं की है। यूरोपियन यूनियन ने तो फिर भी काफी कुछ किया है, लेकिन अगर आप देखें कि अमेरिका जो कि अभी तक का जिसके हिस्टोरिकल इमिशंस ना सबसे ज्यादा है, और जो कि अभी भी दुनिया का सबसे नंबर वन इकोनॉमी है, जो कि जी। सबसे डेवलप्ड है, तो वहां
क्या उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? जो इस सारे क्लाइमेट नेगोशिएशंस में उसके ऊपर एक जिम्मेवारी है, क्या उस जिम्मेवारी को पूरा किया गया? तो वो नहीं है। और चूंकि और उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, इसलिए अब ये जो भार जो है वो ट्रांसफर हो रहा है भारत जैसे विकासशील देशों पर, और अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटे छोटे देशों पर भी, जिन पर कि इसका जो क्लाइमेट चेंज की जो मार है वो सबसे वो ज्यादा सबसे जो है सो ज़्यादा छोटे है। छोटे देशों पर पड़ रहा है। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अमिताभ जी इस शानदार बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। विकसित देश हमेशा की तरह वहाँ भी बाँह मरोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं, छोटे देश हैं, वो भी अपना रुख उससे हट नहीं रहे। और कहीं ना कहीं इसी खींचतान में हर बार COP28 निकलता है और कुछ नतीजे उसमें सामने आते हैं। उन पर ज़मीन पर ढंग से अमल हो तो कुछ बात बने।